तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्ल मार्क्स। इम्पोर्टेंट थिंकर हैं और इजी भी हैं, तो आपको क्लियरली समझ भी आ जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे इनके फाउंडेशनल प्रोपोजिशन से। तो फाउंडेशनल प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि इनके जो ओवरऑल कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। तो कार्ल मार्क्स ने बात करी मटीरियलिज्म को लेके। कार्ल मार्क्स ने मटीरियलिज्म में एक सिंपल सी बात बोली कि जो रियल वर्ल्ड है, इट इज़ नॉट ड्रिवन बाय आइडियाज नॉर बाय रिलीजन। क्योंकि अभी तक जितना भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डिबेट हो रहा था वो यही था कि भाई जो वर्ल्ड है उसमें या तो आइडियाज मैटर करते हैं या रिलीजन मैटर करता है। और रिलीजन और आइडियाज के बारे में चर्चा हो रही थी। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई रियल वर्ल्ड का जो ड्राइवर है वो है बेसिकली मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशंस। तो मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई रियल वर्ल्ड आज की डेट में डिसाइड होता है हाउ पीपल प्रोड्यूस, हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो कार्ल मार्क्स ने ये बात बोली। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई एक सिंपल लाइन में मेन चीज ये है कि भाई हाउ वी अर्न आवर ब्रेड, ये चीज सारी डिसाइड करेगी हाउ वी अर्न आवर ब्रेड। तो जिसने इस चीज को कैप्चर कर लिया, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई वो फिर रियल वर्ल्ड के कंडीशंस को पहली बात तो समझ पाएगा। अब दूसरी बात, कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर क्या बोला। कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग। उन्होंने कहा कि भाई देखो, द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी इज इकोनॉमिक। इसका मतलब ये है कि भाई एक सोसाइटी में एक बेस होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। इन दो चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। बेस का मतलब ये होता है कि भाई ऑल पीपल हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसके पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल है, उसको हम बेस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जिसके पास लैंड है, जिसके पास टूल्स हैं, जिसके पास मशीन है, इनको हम कहते हैं बेसिकली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कार्ल मार्क्स का मानना ये है कि भाई जिन लोगों के पास सोसाइटी में बेस होता है, बेस का कंट्रोल होता है, वो सोसाइटी में बेस के कंट्रोल के तहत सुपर स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? यानी कि सुपर स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि भाई आज की डेट में लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी में एक बेस के ऊपर बनती हैं, उन सारी चीज़ों को डिसाइड करता है बेस। यानी कि एट द बॉटम हियर इज समथिंग कॉल्ड बेस। यानी कि वो लोग जिनके पास मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके ऊपर आता है सुपर स्ट्रक्चर। यानी कि जिसके पास, इन शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो वो ये है कि भाई जिसके पास इकोनॉमिक कंट्रोल है, उसके पास पॉलिटिकल प्लस सोशल कंट्रोल है। और सिंपल सी बात है, फैक्ट भी है। आज की डेट में जिसके पास इकोनॉमिक कंट्रोल है वही पॉलिटिकल कंट्रोल भी चलाता है। जिसके पास इकोनॉमिक मींस का कंट्रोल है वही सोसाइटी को, कि सोसाइटी में कैसे लॉ होंगे, किस तरीके से रिलीजन होगा, एजुकेशन कैसी होगी, वही डिसाइड करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि भाई ये समझना आवश्यक है कि बेस क्या है। और बेस इसलिए मैटर करता है क्योंकि वो कह रहा है कि भाई बेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सोसाइटी में पॉलिटिकल सोशल कंट्रोल जो है वो डिसाइड होगा कि किसके पास इकोनॉमिक कंट्रोल है। तो ये कार्ल मार्क्स ने सबसे पहली बात बोली। अब दूसरी बात कार्ल मार्क्स ने बोली कि भाई अगर बेस चेंज कर जाए, चेंज इन बेस मीन्स चेंज इन सुपर स्ट्रक्चर ऑल्सो।
यानी कि अगर बेस में बदलाव आया तो सुपर स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। अगर बेस मान लीजिए पहले यहाँ पर जो है एग्रेरियन था, तो सुपर स्ट्रक्चर भी उस मुताबिक था। लेकिन अगर बेस मान लीजिए कैपिटलिस्ट हो गया, तो कैपिटलिस्ट बेस से सुपर स्ट्रक्चर भी बदल गया। तो एग्रेरियन से अगर कैपिटलिस्ट बेस बदलेगा, तो उसी तरीके से सुपर स्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा। तो सुपर स्ट्रक्चर में बदलाव तभी आएगा जब बेस में बदलाव आएगा। इसीलिए सारी की सारी मार्क्स की पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन बेस। चेंज यहां लाना है, यानी कि हु कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी एक सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अभी कैपिटलिस्ट के पास है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चेंज करके हमें लाना है वर्कर्स के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट हैं, जिनके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो पॉलिटिकल सोशल कंट्रोल को करते हैं। इसके तहत सुपर स्ट्रक्चर को वो डिफाइन करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर के इस तरीके से डिफाइन करने से प्रॉब्लम क्या होती है? कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई सुपर स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से कैपिटलिस्ट डिसाइड करेगा तो वो सुपर स्ट्रक्चर भी एक्सप्लॉइटेटिव होगा। तो कैपिटलिस्ट से ये वर्कर के हाथ में लाओ। तो वर्कर के हाथ में जब बेस होगा, यानी कि वर्कर ही जब इकोनॉमिक कंट्रोल करेगा, तो उसको पता है कि फिर लॉ भी जो है वो वर्कर के हित में होना चाहिए, पॉलिटिक्स भी वर्कर के हित में, रिलीजन भी वर्कर के हित में, एजुकेशन भी वर्कर के हित में। तो उसने ये बोला। ये चीज़ हमें जानने की आवश्यकता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो कार्ल मार्क्स ने दिया वो है क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल में क्या बोला? उसने कहा कि भी देखो, पुअर जो है सोसाइटी में, दे डोंट ओन रिसोर्सेस। ठीक है जी। दे डोंट ओन रिसोर्सेज इन एन इक्वल मैनर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में एक क्लास डिवीजन होता है। एक रिच क्लास होती है, जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है। एक पुअर क्लास होती है, जो बेसिकली लेबर होती है, वर्कर होती है। और ये बेसिकली जो है कैपिटलिस्ट से काम करती है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो कहते हैं कि पूरा इतिहास अगर आप पढ़ लो तो वो यही है कि जितने भी वर्कर हैं वो चाहते हैं बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर वेजेस। और जितने भी रिच क्लास वाले लोग हैं वो सिर्फ चाहते हैं बेटर प्रॉफिट्स। तो इन दोनों के बीच में ये परपेचुअल लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और ये परपेचुअल लड़ाई से क्या होता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये परपेचुअल लड़ाई दोनों के बीच में चलती है, तो एक जीतता है एक हारता है, एक जीतता है एक हारता है। पूरी हिस्ट्री ही ऐसी है। तो जैसे जैसे हिस्ट्री अनफोल्ड हुई है, पूरी हिस्ट्री जो है सोसाइटी की, वो एक क्लास स्ट्रगल की ही हिस्ट्री है। तो मार्क्सिज्म यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्ल मार्क्स यहाँ पर क्या कर रहा है, एक लेंस दे रहा है। और ये लेंस क्या कर रहा है कि ये लेंस इंश्योर कर रहा है कि वही जितनी भी सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है, वो क्लास स्ट्रगल हमेशा से इस नज़रिए से देखे जाए कि रिच और वर्कर के बीच में क्लैश कैसे चल रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर एक मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया सरप्लस एक्सट्रैक्शन का, जिसके तहत उसने एक्सप्लॉयटेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। अब देखो, मार्क्स के मुताबिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई वर्कर इज गेटिंग बीटन। वर्कर इज गेटिंग बीटन ये नहीं होता। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप वर्कर को बेल्ट से मार रहे हो, चप्पल से मार रहे हो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं ये होता है कि भाई देखो, जो वर्कर है वो एक प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू वो रिसीव करता है वो लेस होती है इन कंट्रास्ट टू जो वैल्यू सेल करके जनरेट की जाती है।
तो वो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये एक्सप्लॉइटेशन है, कि एक वर्कर ने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट से उसने एक वैल्यू रिसीव करी, वो वैल्यू जो रिसीव करी वो पैसे कम थे, इन कंट्रास्ट टू कि जिसके लिए प्रोडक्ट बनाया, जब उसने वो प्रोडक्ट को बेचा तो उस प्रोडक्ट से उसको वैल्यू ज़्यादा मिली। अब केस इन पॉइंट, मार्क्स कहता है कि भाई मान लो एक वर्कर है, उसने एक एक्स प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो उसने बनाई वो थी 300 रुपये, प्रोडक्ट की वैल्यू थी 300 रुपये। इसको उसने बनाया एक कैपिटलिस्ट के लिए, कैपिटलिस्ट ने इसको 600 रुपये का बेचा, तो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट क्या था? प्रॉफिट था 300 रुपीज। लेकिन क्योंकि वर्कर ने ये जो प्रोडक्ट बनाया, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 300 रुपये की थी, इस वर्कर को ये प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपये मिले। आप समझ रहे हो? जैसे आज की डेट में नाइकी के जूते आप खरीदते हो, नाइकी के जूते होते हैं 5,000 रुपये के, मिनिमम बता रहा हूँ, 15,000 तक जाते हैं, 20,000 तक भी जाते हैं। पर आप नाइकी की फैक्ट्री में जाके देखो, वहां पर वही शूज को बनाने के लिए लेबर को मिलते हैं 500 रुपये। मार्क्स कह रहे हैं ये एक्सप्लॉइटेशन है, कि आप लेबर को दे रहे हो 500 रुपये, उसको बेटर वेज नहीं मिल रही, और कैपिटलिस्ट क्या कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट में वो बना रहा है इतने पैसे कि जिसकी वजह से एक क्लास स्ट्रगल इमिनेंट है। तो यहाँ पर वो कहता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये रूट कॉज है क्लास स्ट्रगल का। ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी है हमें। अच्छा, फिर मार्क्स क्या कहता है? वो कहता है कि भाई स्टेट एज अ क्लास रूल। मार्क्स कहता है कि देखो, जो स्टेट होता है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है गवर्नमेंट, उसका मतलब है लॉ, यानी कि जुडिशरी, आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स। मार्क्स कहता है कि देखो जी, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो स्टेट है जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इट इज़ नॉट न्यूट्रल। स्टेट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। तो मार्क्स कहता है कि भाई क्योंकि स्टेट न्यूट्रल नहीं है तो स्टेट करता क्या है? स्टेट इज बेसिकली अ टूल ऑफ रूलिंग क्लास। तो मार्क्स कहता है कि भाई स्टेट जो है वो रूल है, रूलिंग क्लास का जो है, रूलर क्लास का, उसका बेसिकली एक टूल है। यानी कि अगर बेस कैपिटलिस्ट है तो जाहिर सी बात है कि बेस के बाद सुपर स्ट्रक्चर भी कैपिटलिस्ट होगा, और इस बेस और सुपर स्ट्रक्चर में अगर कैपिटलिस्ट है तो स्टेट भी जो है वो कैपिटलिस्ट का ही होगा। मार्क्स ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो मार्क्स कह रहा है कि जो स्टेट है वो न्यूट्रल एंटिटी नहीं होती, स्टेट सिर्फ प्रोटेक्ट करता है पावर एंड वेल्थ ऑफ वेल्दी पीपल, पावर एंड वेल्थ ऑफ वेल्दी पीपल। तो जिसके पास पैसा है वो आज की डेट में अपने पावर और वेल्थ की वजह से स्टेट के किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपने फेवर में यूज कर सकता है। इंडिया से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है आपके सामने, यहाँ पर गवर्नमेंट, लॉ, पुलिस, हर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पैसे पे चलता है। और जिसके पास पैसा नहीं होता, जो गरीब आदमी होता है, उसके साथ इंडिया में ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया के ज़माने में आपके सामने सब क्लियर है। तो वी डोंट नीड टू विजुअलाइज एनीथिंग, इट्स इन फ्रंट ऑफ अस। सो मार्क्स क्या कह रहा है कि स्टेट इज बेसिकली अ टूल ऑफ द रूलिंग क्लास। उसका इंटरेस्ट क्या है स्टेट का? मार्क्स कहता है कि उसका इंटरेस्ट केवल ये है कि भाई वी विल बेसिकली इंश्योर दैट वी प्रोटेक्ट दोज हु कंट्रोल द इकोनॉमी। ये चीज को समझो, दोज हु कंट्रोल द इकोनॉमी। तो स्टेट क्या है?
इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास। स्टेट क्या है जी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास। तो ये चीज समझनी है हमें। तो ये बोल रहा है कार्ल मार्क्स। इस रीजन से कार्ल मार्क्स एक लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर देता है, ह्यूमन इमेंसिपेशन का। कार्ल मार्क्स कहता है कि देखो भाई, फ्रीडम जो है कैसे आएगी? इट विल नॉट कम बाय चेंज ऑफ लॉ, नॉट कम बाय चेंज ऑफ लीडर। फ्रीडम आएगी बाय चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। चीज समझ आई आपको? बेस, सुपर स्ट्रक्चर। क्लास एक्सप्लॉइटेशन को अगर खत्म करना है, क्लास डिवीजन को खत्म करना है, तो उसके लिए सोसाइटी में हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि सोसाइटी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, जिसमें बेस अभी कैपिटलिस्ट के पास है, इस बेस को चेंज करना पड़ेगा। जिस दिन इस बेस को चेंज कर दिया, उस दिन इस बेस के चेंज करने से क्या होगा कि वर्कर्स आएंगे। अच्छा, जब वर्कर्स आएंगे तो वो कह रहा है कि एक टेम्पररी पीरियड होगा जिसमें एक डिक्टेटर होगा जो वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करेगा। बट इवेंचुअली वर्कर्स जो हैं, जब पूरे के पूरे सुपर स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, तो फिर डिक्टेटर की भी आवश्यकता नहीं होगी, स्टेट की भी आवश्यकता नहीं होगी, स्टेट में कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा। और जब कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा तो स्टेट ही नहीं होगा, तो स्टेट विल विदर अवे। स्टेट विल विदर अवे। तो मार्क्स के लिए स्टेट में एक लिमिटेड यूटिलिटी है। ह्यूमन इमेंसिपेशन तब होगी जब स्टेट विल विदर अवे। स्टेट विल विदर अवे का मतलब ये है कि भाई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यही है, स्टेट होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब वर्कर्स ने पावर कैप्चर कर ली, उन्होंने बेस को पूरा कंट्रोल कर लिया, बेस के कंट्रोल से उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, जब सुपर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो उसके बाद स्टेट की आवश्यकता क्या है? तो ये चीज कह रहा है कार्ल मार्क्स। तो इस तरीके से उसने बोला कि हमें काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ आइडियाज हैं जिनको ध्यान रखिएगा, जिसको करने के बाद जो मार्क्स के बाकी वीडियोज हैं अब आपको समझने में आसानी होगी।